Am I audible? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Okay, very good. My screen is shared with you people. Yes, ma'am. What's there? Morphology of flowering plants, है ना? Yes, ma'am. Okay. Feeling sleepy? No, ma'am. Then? इतनी low tone? टेस्ट नहीं अच्छा हुआ क्या? No, ma'am. It's good, ma'am. अच्छा था? Very It good. was easy, ma'am. Hmm? It was easy, ma'am. It was easy. Easy था या सब समझ में आ गया था इसलिए easy लग रहा था? समझ में आ रहे थे इसलिए इजी लगा मैम. हाँ, अगर बहुत easy लगा तो next time I will increase the level. अभी अभी हम लोग आज हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे. So last time intentionally I have left the angiosperms, है ना? We have completed till gymnosperms. Why very less bachcha in this class? Huh? Still many more have not joined. Only Deepak, Harshita. अच्छा, let's do a quick revision. है ना? जिम्नो को याद है सबको? सबको में है कौन? दीपक एंड हर्षिता. You people remember the feature of gymnosperms, na? Yes, ma'am. And Deepak, what about you? Yes, ma'am. Good morning, Preetam. Good morning. Okay. It's 8:25. 5 minutes we have waited for our classmates. Then let's start the class. Okay. So intentionally we have left angiosperms in the last class so that we can just simultaneous with this morphology of flowering plants. Okay. Okay. So gymnosperms में क्या? What we have seen that gymnosperms have got naked seeds and angiosperms, the seeds are covered inside the flowers. ठीक है? अब सब लोग साथ में बोलते जाएंगे and I will ask the features of angiosperms. आप लोग बताते जाओगे. Should we start our class? 7 minutes have passed from 8:20. Good morning. Yes, ma'am. Okay. Good morning, Let's start. ma'am. Good morning, बेटा. Let's start our class. ठीक है. एंजियोस्पर्म्स रह गया था लास्ट क्लास में और आज हमको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है. ओके. तो फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करेंगे तो ये हम एंजियोस्पर्म्स की ही बात करेंगे यहाँ पे अभी. तो हम पहले जो लास्ट का हमारा एंजियोस्पर्म रह गया था पहले थोड़ा उसको देख लेते हैं. एंजियोस्पर्म का क्या डिफरेंस होगा जिम्नोस्पर्म से? बताइए आप लोग.
आज जितना अच्छा टॉपिक है, जितना खुश होना चाहिए सबको कि फाइनली समथिंग इंटरेस्टिंग इज कमिंग इन अ लाइफ, उतने ही सब सुस्त पड़े हुए हैं। नींद में हो क्या तुम लोग अभी तक के? हम्म। मैम ये कोई फ्लावरिंग आवाज नहीं। प्लांट्स होते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। वेरी गुड। शीट जो एनक्लोज्ड होते हैं ओवरी से। थोड़ा जोर जोर से बोलो जरा सा। मोस्ट इवॉल्व्ड होते हैं। तो चलो वन बाय वन इनके फीचर्स लिखते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना, नहीं तो फिर हमको बहुत टॉपिक इसमें कवर करना है ना। जिम्नोस्पर्म्स में क्या था पहले देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में द सीड्स वर नेकेड, सो दिस थिंग, ये केस एंजियोस्पर्म्स के साथ नहीं होगा, है ना। सबसे पहली चीज, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड्स आर enclosed. Thank you. In angiosperms, the seeds are enclosed in a specialized structure called flower. ठीक है, यहाँ पे फ्लावर की प्रेजेंस होगी जैसे आपने बताया। उसके बाद क्या होगा, अब जब फ्लावर होता है और इनके बहुत सारी रेंज होती है साइज की, कि जैसे टॉलेस्ट ट्री हो गया वुल्फिया, सॉरी स्मॉलेस्ट हो गया, और यूकलिप्टस हो गया टॉलेस्ट, ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। उसके बाद इन द Yes, लास्ट ma'am. क्लास, है ना, लास्ट क्लास में मैंने ये भी बताया था कि फिर फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड हो जाता है, डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी, है ना, कि वो डाइकॉट उनमें है, कोटिलेडन्स या मोनोकॉट है ना। यहां तक सबको पता होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना वो साइकिल है ना। हम लोग पहले साइकिल ही देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। चलो साइकिल देखो, सब समझ में आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक प्लांट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब प्लांट का स्ट्रक्चर है तो क्या क्या होगा, रूट होगी ना। अभी कौन सी कैसी रूट है इस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रूट होगी, रूट की प्रेजेंस होगी, रूट होगी और लीव्स होंगी। यस Yes, मैम। ma'am. है ना, ओके गुड। एपिकल बड जो होती है वहां पे समथिंग, कोई भी फ्लावर, एनी फ्लावर, ठीक है, यहाँ जा सकती है, कोई फ्लावर्स हो सकते हैं। ओके डन। देन चलो, तो ये जो आपका हो गया, ये द स्ट्रक्चर इज स्पोरोफाइट। अब भाई इसमें फ्लावर्स थे, फ्लावर्स होते हैं, अभी तक सब बच्चों को पता है, फ्लावर में ओवरी है, ओवरी पे स्टाइल है और स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा है जो कि पॉलन रिसेप्टर होता है। एवरीबॉडी नो दिस ना। यस मैम। वेरी गुड। तो अब क्या है, एक ओवरी है, ओवरी के ऊपर स्टाइल है एंड देन स्टिग्मा है। ये एंजियोस्पर्म की साइकिल तो सबके लिए बहुत आसान होगी। ओके, और इधर से आ गए, क्या आ जाएगा, स्टेमन। This is what anther.
This is you all know filament. ये क्या है? Style. ये क्या है? Stigma. And this is what? Ovary. अब जैसे और सब में हम पढ़ते आए हैं ना, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, सेम चीज यहाँ भी जाएगी। अगर जो अब उससे निकल के आ रहा है मेल वाला, तो क्या हो जाएगा वो? माइक्रोस्पोरेंजियम। देयर विल बी अ Microsporangium. सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा, बहुत सारे छोटे 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 सेल्स ऐसे करके दिखेगा। So this will be माइक्रोस्पोरेंजियम। अब यहाँ पे जो ओवरी थी, जैसे सबको आइडिया है, ओवरी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ जो कि यहाँ दिख नहीं पा रहा है, थोड़ा सा हल्का सा देखते हैं। ये भी कुछ मल्टी सेलुलर टाइप का स्ट्रक्चर होगा। और अंदर देखेंगे उसके, तो यहाँ पर हो जाएगा मेगा स्पोर। अभी बताते हैं, ये जो स्ट्रक्चर था ये है मेगा स्पोर, ठीक, यानी कि हम ओव्यूल की बात कर रहे हैं। और ये अंदर प्रॉपर मेगा स्पोर मदर सेल, दिस थिंग। देन as everybody know, हमने पॉलेंस ले लिए माइक्रोस्पोरेंजियम से, माइक्रोस्पोर ले लिए, ठीक है। और बड़ा करा, माइक्रोस्पोर ये एनलार्ज। तो यहाँ पर से और यहाँ पर से जो चीज आएगी, यहाँ पर फिर क्या देखेंगे कि जो ये एग का स्ट्रक्चर था उसे हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। यहाँ पे जैसे सबको भी पता ही चल जाएगा कि एग होता है, सिनर्जिड्स होते हैं और एंटीपोडल सेल्स होते हैं, और दो न्यूक्लियाई होते हैं बीच में। तो वहां पर से एक ट्यूब ऐसे निकल रही है, कुछ स्ट्रक्चर है ऐसा। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो पोलन ट्यूब निकली, वो पोलन ट्यूब मेल गेमेटोफाइट, पोलन ट्यूब से ये मेल गेमेटोफाइट्स जो है ये एग में आके फ्यूज हो जाएंगे। और ये जब फ्यूज होंगे तो जो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा पोलन, उसे जाइगोट बन जाएगा। और उसके बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ
सेल वाला मल्टी सेलुलर सा स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो, कुछ थोड़ी बहुत ये साइकिल समझ में आई होगी। इधर वाली जो हमारी हो गई वो हो गई स्पोरोफिटिक जेनेरेशन। ये 2n है। ये कैसे 2n? जायगोट भी 2n है, एम्ब्रियो भी 2n है, ये जो प्लांट जो स्पोरोफाइट था वो भी 2n है ना। और इधर से जो जा रही है ये क्या थी? ये n थी। तो ये यहाँ लिख देती हूँ, गैमेटोफिटिक जेनरेशन। तुम लोग कुछ समझ भी रहे हो कि सिर्फ छापने में लगे हुए हो? समझ रहे हैं, हम समझ रहे कॉपी हैं। का है? समझ रहे हैं। गुड गुड, अच्छे बच्चे हैं ये, मैं तो बस यूं ही बोल रही हूँ। ठीक है, थोड़ी लाइफ साइकिल देखते हैं। बड़ी आसान लाइफ साइकिल होती है, लेकिन इसकी याद करने के चक्कर में बाथरूम मत भूल जाना। बना लिया सबने? यस मैम। तो फिर क्या हुआ? जो मोनोकॉट्स होते हैं उनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, और जो मोनोकॉट होते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन होता है, और डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। यहाँ तक बात हो गई। और जो मोनोकॉट्स होंगे, जो डाइकॉट्स होंगे, उनमें एक और डिफरेंस क्या था कि मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं, मतलब having 3 members in each flower buds, और डाइकॉट में टेट्रामेरस या पेंटामेरस फ्लावर्स होती हैं। अच्छा, मेल सेक्स ऑर्गन चाहे वो मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, वो स्टेमन ही होता है जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है। तो each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip, ये तो सबको पता है। So each stamen consists of anther at the tip, and within the anther the pollen mother cell divide by meiosis। यहाँ भी सबको पता है कि रिडक्शन डिवीजन यहाँ पे होता है, तो वो 2n से जनरेशन है ना, जहाँ पे 2 जनरेशन साथ रहती हैं। लास्ट टाइम बताया था ना आप लोग को। तो मियोसिस हो गई, माइक्रोस्पोर्स, यहां तक माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो गए। सो उसके बाद क्या हुआ? दूसरी तरफ पॉलन ग्रेन्स तक आ गए, फिर दूसरी तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो पिस्टल होता है ना। तो ईच, अब जो पिस्टल हुआ वो एक सॉलिड ओवरी होती है, उसके बेस पर जो राउंड सी ओवरी होती है, एंड देन उसमें क्या है? स्टाइल है और स्टिग्मा है। ये एक स्लेंडर सा स्टाइल है, और उसके ऊपर जो रिसेप्टिव ऑर्गन है वो उसका स्टिग्मा है, जहां पे पॉलन आता है। अच्छा, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली ईच ओव्यूल हैज अ megaspore mother cell that undergoes meiosis to form 4 haploid megaspores। हर ओवरी में मेगास्पोर मदर सेल होता है जो कि मियोसिस होती है, और वो क्या हो जाता है? मियोसिस के बाद क्या हो जाता है?
हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन जाते हैं। तो जब मेगास्पोर्स बनते हैं, यहाँ पर भी मियोसिस के बाद बन रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, 4 जैसे बने, जैसे लास्ट टाइम आपने बताया था कि 3 डीजेनरेट हो गए और एक रह गया। एक जो रह जाता है वो डिवाइड करता है टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। सो ईच एम्ब्रियो सैक, अब जब एम्ब्रियो सैक बना, ईच एम्ब्रियो सैक हैज अ 3-celled egg apparatus। 3-celled egg apparatus मतलब उसमें क्या हो गया, एग apparatus में एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स, जो मैंने यहाँ बताया भी था अभी, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड्स। ऑपोजिट साइड में दूसरा क्या है, 3 एंटीपोडल सेल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और बीच में 2 न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई। अब इनकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी है। पोलर न्यूक्लियाई की क्या स्टोरी है कि जो ये पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये फ्यूज टू फॉर्म अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई अल्टीमेटली फ्यूज होके एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे। अब क्या हुआ भाई, एक तरफ जहां एंथर था वहां से पोलन ग्रेन डिस्पर्स हुए। अब एंथर से पोलन ग्रेन डिस्पर्स हुए विंड के थ्रू या जो भी एजेंसी थी उसके थ्रू, फाइनली जो उसका रिसेप्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा, वहां तक पहुंच गए, पॉलिनेशन हो गया, जो भी मैकेनिज्म फॉलो करके हुआ हो, चाहे विंड, वाटर, मैकेनिकल, एनीथिंग। तो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। उसके बाद जैसे स्टिग्मा पे जर्मिनेट हो रहे हैं तो क्या होगा, पोलन ट्यूब निकलेगी। तो पोलन ट्यूब enters the embryo sac where the 2 male gametes are discharged। ये 2 मेल gametes दिखाए गए यहाँ पे ना। तो जब वो पोलन सैक में एंट्री कर रही है, वहां पे जाके 2 मेल gametes डिस्चार्ज हो जाएंगे। One of the male gamete fuses with the, obviously with the egg to form the zygote, syngamy हो जाएगी यहाँ पे, and the other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus। जो दूसरा वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करके, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे यहाँ पे, 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ये दोनों फ्यूज हो गए थे। तो एक ये एग जाके, ये मेल स्पर्म जाके इस एग में फ्यूज कर जाएगा, और एक जो ये 2 फ्यूज बन गए थे इसमें जाके, तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे 2 थे 2n और एक ये जाके 3n, तो इसीलिए यहाँ पे 3n का न्यूक्लियस बना। तो उसे जो अभी एंडोस्पर्म बनता है उसका ये प्राइमरी न्यूक्लियस है, तो इसे कह देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी के पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी के पेन। अब इसमें 2 फ्यूजन हो रहे हैं, एक तो सिनगैमी हुआ जिससे जाइगोट फॉर्म हो रहा है, और एक और ये जो पेन बनाने के लिए हो रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो आपका ट्रिपल वाला न्यूक्लियस है। तो इस वजह से इस इवेंट को टर्म दिया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? यस मैम। Yes, ma'am. गुड, सही से समझ में आ गई ना? इस इवेंट को डबल ma'am. फर्टिलाइजेशन Double बोलते हैं। वेरी गुड। fertilization. और ये इवेंट जो होता है एंजियोस्पर्म के लिए एक यूनिक इवेंट होता है, एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स तक ही स्पेसिफिक है ये डबल फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विद 1 or 2 कॉटिलेडन्स। मोनोकॉट बनना है कि डाइकॉट बनना है, उस अकॉर्डिंग हो गया। और पेन जो था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उससे क्या बन गया, एंडोस्पर्म बन जाएगा, which provides nourishment to the developing embryo. The synergids and antipodal cells का क्या काम होगा, जो यहाँ पे synergids लगे हुए थे और ऊपर में जो ये antipodal cells थे, अब ये फाइनली डीजेनरेट हो जाएंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया, जो भी प्रोटेक्शन देने का जो भी इनका काम था वो फिनिश, अब ये डीजेनरेट हो गए।
So during these events, the ovule develops into seeds and the ovaries develop into fruit. ओव्यूल से सीड्स बन जाएंगे और ओवरी ओवरी से फ्रूट। फ्रूट बन जाएगा। और सब में ऐसा हुए जरूरी नहीं होता है, इसीलिए कई कई हम लोग कहते हैं ना कि फॉल्स फ्रूट है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म मैंने आपको दिखा दी। लाइफ साइकिल अब समझ में आ गई होगी आई गेस। यस मैम। वेरी गुड। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। यहां से भी क्वेश्चन आता है और ये तुम लोग बिल्कुल समझ गए हो। ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन में क्या होने वाला है, यहाँ पे स्पोरोफाइट है 2n है, इधर गैमेटोफाइट है n है, ये पेन में 3n है, जाइगोट 2n है ना। यही तो होना है और क्या होना है इसमें, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। चेंज कर दिया है पेज मैंने, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये लाइफ साइकिल पैटर्न, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये कहते हैं कि इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। This ability lead to formation of different plant bodies, haploid and diploid. Haploid मतलब n, diploid मतलब 2n. The haploid plant body produces gametes by mitosis. The plant body represents a gametophyte. Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant body. Haploid spores are produced by this plant body by meiosis. सबको पता है कि जब स्पोर्स कैसे आए थे या फाइनली ओव्यूल्स तक आने के लिए meiosis हुई थी। These in turn divide by mitosis to form a haploid body once again. Thus, during the life cycle of any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. However, different plant groups as well as individuals representing them differ in these pattern. अब क्या है कि जो sporophytic generation है is represented only by one cell zygote. There is no free living sporophytes. Plant में free living sporophytes नहीं होते हैं। यहाँ पर कुछ बुक्स वाले इसको, कुछ ऑथर्स इस प्लांट को स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर आपकी एनसीईआरटी पे जाए तो एनसीईआरटी इसको फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं मानती है। तो भाई आप एनसीईआरटी पे ही रहिए, ये सिर्फ इसको स्पोरोफाइट मानते हैं जाइगोट तक पे। स्पोरोफिटिक जेनरेशन, sporophytic generation is represented only by one cell zygote. There are no free living sporophytes. Meiosis is in the zygote result in the formation of haploid spores. यहाँ सबको पता है कि यहाँ पे meiosis हुई थी और haploid spores आई थी, है ना। So the haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. The dominant photosynthetic phase in such plant phyte. This kind of life cycle is termed as haplontic. Many algae such as volvox, Spirogyra and some species of Chlamydomonas represent this pattern. ये भी algae वगैरह सबकी बात कर रहे हैं ये, कि ज्यादातर जो मेजर लाइफ साइकिल थी वो कैसी थी, हैप्लॉन्टिक थी। तो मेनी एल्गी सच एज वॉल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया और कुछ स्पीशीज क्लेमाइडोमोनास में इस तरह का पैटर्न था। फिर
किसी और पे हम आते हैं, फ्यूकस वगैरह पे आते हैं, इन पे आते हैं। ऑन द अदर एक्सट्रीम इज द टाइप वेयर द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। ये सारी हैप्लॉइड डिप्लॉयड ये चीजें मैंने सबकी साइकिल्स के बाद पढ़ाई है ना? बताओ तुम लोग। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसे रिपीट करने की जरूरत है, बिकॉज इट्स जस्ट क्रिएटिंग कंफ्यूजन इन योर माइंड. इट विल जस्ट क्रिएट दिस कंफ्यूजन एंड नथिंग. ये जो मैंने एल्गी के बाद बताया था कैसे हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक है, फिर मैंने आपको ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में भी बताया था ना, हैप्लो डिप्लॉन्टिक के सब कुछ बताया था ना. एक बार इसकी सेल्फ स्टडी कीजिएगा. जो आपके साइकिल्स है ना, जो भी पढ़ाया है एल्गी, ये लास्ट वाला पेज जो है आपका एनसीईआरटी का, पेज नंबर 42, पेज नंबर 42 नोट करिए. और जो मैंने पढ़ाया है आपको एल्गी का, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इसमें 4-5 मेथड है, 1 2 3, है ना? इन सबको अपनी उन साइकिल को पढ़ के इनको मैच करके अपने ब्रेन में फिक्स कर लीजिएगा. ठीक है? और फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो अब हम लोग देख लेंगे इस बारे में. ठीक है, अब हम लोग आ जाए मॉर्फोलॉजी पे, या देख ले, बता दो जैसा मन हो. बोलो Ma'am, बोलो बच्चों. morphology. मॉर्फोलॉजी. मैम मॉर्फोलॉजी Yes, पढ़ा. ma'am. चलो ठीक है. ये सिवाय कंफ्यूजन पैदा करने के और कुछ नहीं करेगा. सबको आई गेस सबको साइकिल्स मैंने सारी बनाई है और पता है कि किधर हैप्लॉन्टिक है किधर डिप्लॉन्टिक है ना? बोलो, पता है ना तुम लोग को? क्वेश्चंस आएंगे तो सॉल्व कर लोगे ना? Yes, ma'am. चलो ठीक है, फिर Yes, ma'am. इसी उम्मीद के साथ हम लोग मॉर्फोलॉजी पे आ जाते हैं. बहुत अच्छा चैप्टर है ये. आई गेस सबको प्लांट्स में ये चैप्टर पसंद होगा, मॉर्फोलॉजी वाला. बचपन से ही तो स्ट्रक्चर देखते आ रहे हैं प्लांट का, कि रूट है तो शूट है ना? अभी मैंने बता दिया था प्लांट का, फिर से बना देती हूँ. एक बहुत ही इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाऊंगी, सिंपल सा, जिसमें सबको पता है कि ये रूट है. कुछ बड़ा अच्छा नहीं बनाऊंगी. ये सबको पता है कि ये लीफ निकल रही है. ठीक है, कोई सी टाइप की भी लीफ बनाओ, और लीफ के बाद कुछ ऊपर जा रहा है, और फ्लावर्स आ रहे हैं, बर्ड्स आ रही हैं, हाँ? और पॉड्स या फ्रूट्स आ रहे हैं. अच्छा, अब हम लोग देखते चलते हैं. ये तो सॉइल हो गई. अच्छा, एक चीज, अभी एक चीज में बताते हैं आपको. ये जो रूट आ रही है, अब थोड़ा अच्छे से यहाँ पे बनाते हैं. अब भाई रूट आई, तो ये जो यहां से आ रही है ये क्या हो गई? प्राइमरी रूट. ठीक, तो ये आ रही है, उसके बाद प्राइमरी रूट से निकल के वो सेकेंडरी रूट. ये हो गया रूट सिस्टम. डन. अब क्या था? ये सब लीव्स है.
स्टेम है, लीफ है, फ्रूट, फ्लावर। जहां से लीफ निकल के आती है, यहां जैसे इस पॉइंट से ओरिजिनेट, उसे क्या कहते हैं, जल्दी बोल दो कोई, जल्दी बोलो। जहां से लीफ निकल के आती है और जो इस नोड, और ये इंटरनोड है ना, गुड इंटरनोड। गुड, इंटरनोड। ये सब सबको पता चल गया। कहीं से लीफ के बीच से कोई बड भी आ सकती है, तो ये क्या हो गया, नीचे रूट सिस्टम हो गया और सॉइल के ऊपर वाला शूट सिस्टम हो गया। ठीक, इसी तरह से हम लोग एक जर्मिनेटिंग सीड भी देख लेते हैं। ओके, ये क्या हो गई, टर्मिनल बड। फिर जो सीड होता है, ये तो कॉटिलेडन है, ठीक। जहां से रूट ओरिजिनेट करती है, जिस पॉइंट से, इधर से ये रेडिकल आगे जाके रूट बन जाती है, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो क्या है, प्लूम्यूल, है ना। देखो इसका यू गायब हो गया है, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल आगे जाके क्या बनेगी, शूट बनेगी ना। आज तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो, रेडिकल जाके रूट बनेगा। जब तक ये आवाज में इको ना आए तब तक के थोड़ा अनम्यूट करके रखो, तुम लोग थोड़ा बोलो भाई ना, चुप चुप बच्चे अच्छे नहीं लगते। जैसे लग रहा है कि मैम पता नहीं कौन सी जहर दे रही हो, पढ़ा ना रहे हो। मजा वजा नहीं आ रहा लग रहा किसी को भी, एकदम अच्छा नहीं लग रहा। जब इतना अच्छा चैप्टर बोर करेगा तो फिर अनम्यूट करके रखो, अपने माइक से बोलते रहो। अब तुम लोग अगर फिर मुझे नींद दिलाओगे और कुछ नहीं, अगर बोलोगे नहीं तो एकदम बोरिंग हो रहे हो। चलो तो दो पार्ट्स बताए जल्दी से, प्लांट मॉर्फोलॉजी में कौन कौन से सिस्टम, दो सिस्टम हो गए, बोलोगे तो लिखूंगी। root system, shoot system. वेरी गुड, द रूट सिस्टम, द शूट सिस्टम, सब कहानी इसी की है। तो रूट सिस्टम ऑब्वियस सी बात है, सॉइल के नीचे बताया था तो अंडरग्राउंड हो गया, ये सब बताने की जरूरत है। और ये शूट सिस्टम एरियल सिस्टम हो गया, ठीक है। ये बताने की जरूरत इसलिए है कि थोड़ा सा लोग समझ लो, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये शूट कैसी, ये रूट कैसी, और क्यों नहीं ये रूट और क्यों नहीं ये शूट, यहीं से। तो कुछ बेसिक्स हैं कि जो रूट सिस्टम होता है वो अंडरग्राउंड सिस्टम होता है, यूजुअली बिलो द सॉइल होता है और रेडिकल से ओरिजिनेट करता है। जो शूट सिस्टम होता है वो एरियल सिस्टम होता है और यूजुअली above the soil होता है and originates from the, बोलो जल्दी बोलो, plumule, very good, and originates from the plumule।
और क्या होता है शूट सिस्टम में? इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। तो ये सब हो गया। अब various parts of the flowering plants are classified into two groups based on their functions। तो जो वेजिटेटिव पार्ट्स है यानी कि रूट हो गई, स्टेम हो गई, ब्रांचेस हो गई और लीव्स हो गई। वेजिटेटिव पार्ट क्या है? रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स। और रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या हो जाएंगे? ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा जहां पर आएगा, है ना, स्टेमेन, ये सब चीजें जहां पे आएंगी, यानी कि फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स, ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स इसके वेजिटेटिव पार्ट है। अब हम लोग जल्दी से रूट सिस्टम पे आएंगे। ये चीज हो गई। वी विल कम टू रूट सिस्टम। डन। अब हम लोग टाइप ऑफ रूट्स देखेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, यहां पर दिखाया, क्या दिखाया कि रेडिकल से निकल के जब रूट आ रही है एम्ब्रियो में और डाउनवर्ड ग्रो कर रही है, उससे बोला गया प्राइमरी रूट। इन अ मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स, ये इट इज द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल। रेडिकल से डायरेक्ट इलोंगेट होके मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट में ये होती है, डाइकोटिलेडनस। ठीक है। उसके बाद जो उसमें से अब निकला प्राइमरी रूट से, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। तो फर्दर ब्रांचिंग, अब और ब्रांचिंग कर दें इनकी, तो भाई टर्शियरी रूट हो जाएगी। तो ये फर्दर these branches further to form a proper root system. अब there are three type of root system: tap root system, fibrous root system and adventitious root system. जो ये प्राइमरी रूट समझ में आ गई सबको, जो रेडिकल से डायरेक्ट आ रही है ना, जो प्राइमरी रूट रेडिकल से डायरेक्ट आ रही है, ये हो गई प्राइमरी रूट। उसके बाद उस प्राइमरी रूट में कुछ और भी निकलता है ना, ये हो गई सेकेंडरी रूट। ये चीज जब ऐसा स्ट्रक्चर आता है, दिस इज अवर टैप रूट। ठीक। समटाइम्स क्या होता है कि प्राइम जो रेडिकल से ये तो आ रही है टैप रूट, समटाइम रेडिकल वाला पोर्शन डीजेनरेट हो जाता है। ऊपर जैसे लीव्स जा रही थी ये, और ये लीफी शूट से, और ये जो रेडिकल आया और वो डीजेनरेट जब कर गया अगर यहाँ पर आके, तो ये पूरा लंबा नहीं आ पाता है और यहीं से स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक है। ये ज्यादातर मोनोकोटिलेडनस प्लांट में होता है। तो दिस विल गिव राइज टू फाइब्रस रूट्स। ओके बच्चों। अब तीसरी चीज हमारी क्या आ गई? एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये क्या होती है फिर? एडवेंटिशियस रूट्स बेसिकली क्या होती हैं? जो कि हमारे रेडिकल से ना निकले। ठीक है। डेवलप्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अब हम लोग थोड़ा और देख लेते हैं इनके बारे में। जो प्राइमरी रूट है और जो उसकी ब्रांचेस हैं, यानी कि सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ये सब हमारे टैप रूट सिस्टम को बनाते हैं। डाइकॉट्स में कॉमन होता है। और एग्जाम्पल लिखो: मस्टर्ड, कैरेट, टर्निप। ठीक है। ये सब डाइकॉट के एग्जाम्पल है। मस्टर्ड, कैरेट, टर्निप। कैरेट भी तो इसी शेप का हो जाएगा, मस्टर्ड, कैरेट, टर्निप। फिर फाइब्रस रूट सिस्टम, ये जैसे मैंने बताया मोनोकोटिलेडनस प्लांट में होता है। द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड।
यानी कि रेडिकल वाला पोर्शन फिनिश। तो these are the roots that grow from any part of the plant other than radicle or the roots. नहीं, sorry, primary root is short lived and is replaced by large number. जब यहाँ पर ये प्राइमरी रूट जो मैंने बताया ये जब डीजेनरेट हो गई तो ये लार्ज नंबर ऑफ रूट से फाइनली ये रिप्लेस हो जाएगी। तो बेसिकली एक क्वेश्चन है 2020 के नीट में पूछा गया है, वो मैंने आप लोग के लिए वीडियो सोल्यूशन भी बनाए हैं, जब आपके लिंक पे आ जाएंगे तो आप देखिएगा। उसमें भी एक क्वेश्चन है कि कौन सी रूट है जो रेडिकल से नहीं आ रही है, पर ऐसे तो भाई एडवेंटिशियस रूट्स है जो अदर देन रेडिकल आ रही है, लेकिन कौन सी रूट है जो स्टेम से आ रही है नीचे अंडरग्राउंड। तो यहाँ पर रेडिकल जब डीजेनरेट हो गया और फिर वही स्टेम की तरफ से ये आने लगी, तो ये फाइब्रस रूट की बात कर रहे हैं, तो उसका आंसर फाइब्रस रूट्स है। फिर एडवेंटिशियस आ गया, दीज आर द रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल और द ट्रू रूट्स, जैसे कि ग्रास हो गई, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्रीज। बनियान ट्रीज में जो आपकी क्रॉप रूट्स आ जा रही थी ऊपर से, या किसी जब हमारी स्टेम भी होती है तो वहां से भी हम कुछ रूट्स निकलती देखते हैं समटाइम, उस तरह की चीजें जो आपकी आ जाएंगी। कोई क्लाइंबर्स भी ऐसे अपने में रूट्स निकाल देते हैं अपनी स्टेम से, तो वहां पर वो एडवेंटिशियस रूट्स हो जाएंगी। अदर देन द रेडिकल, रेडिकल से वो ओरिजिनेट नहीं कर रही है, जैसे ये स्टेम थी और यहाँ पर से ऐसे रूट्स आने लगे, तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन द रेडिकल। एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियान ट्री। ये कैसे कैसे ग्रो हो सकती हैं एडवेंटिशियस रूट्स? एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो जब अदर देन रेडिकल है तो एडवेंटिशियस रूट्स कैसे कैसे ग्रो हो सकती हैं? दे मे ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू फॉर्म फाइब्रस रूट्स इन मोनोकॉट्स। अच्छा, हालांकि फाइब्रस रूट को आप बिल्कुल अपने ब्रेन में अलग ही रखो, एडवेंटिशियस रूट से मिक्स नहीं करो, बट स्टिल फ्यू ऑथर्स से फाइब्रस रूट को भी एडवेंटिशियस की कैटेगरी में ला दे रहे हैं। लेकिन हमें ये पॉइंट भी याद रख लेना है कि अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन हमें मिलता है कि जहां पे फाइब्रस रूट को एडवेंटिशियस की कैटेगरी में लाया गया है, तब उस टाइम हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तब हम उस ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, क्योंकि वो चॉइस ऑफ क्वेश्चन होती है कि क्वेश्चन कहाँ से निकल के आ रहा है। अदरवाइज डिफरेंस रखने की बात आएगी तो हम फाइब्रस को एडवेंटिशियस से डिफरेंस ही रखेंगे। लेकिन समटाइम्स कोई ये भी बोल सकता है कि रेडिकल जब फिनिश हो गया तो वो स्टेम से ही आ रही है, तब एडवेंटिशियस। लेकिन अगर ऑप्शन वहां पे फाइब्रस का भी दिया हुआ है तो हम फाइब्रस को चुनेंगे, और अगर ऑप्शन मान लीजिए ऐसा दे दिया गया टिक लगाने वाला कई और लास्ट में ए एंड बी ए एंड सी, तब हम फाइब्रस और एडवेंटिशियस दोनों को चुन लेंगे। तो बहुत सोच समझ के, आपका तो बहुत ही ट्रिकी और समझने वाला ही आपका एग्जाम होता है। जैसे शुगर केन होती है, शुगर केन में ये है नोड्स होती हैं, तो वहां से भी निकल आती है शुगर केन से भी। तो नोड्स में, शुगर केन में, बैम्बू में, और क्या हो गया स्टेम कटिंग, अगर हम रोज की स्टेम डालते हैं या कोलियस प्लांट की हम स्टेम डालते हैं तो वहां से जब रूट्स निकल आती हैं और प्लांट ग्रो हो जाता है। बेसिकली वहां पे कोई रेडिकल वेडिकल नहीं है, लेकिन हमने रोज की कटिंग डाली और ग्रो हो गया, तब वहां पे एडवेंटिशियस रूट होती है। अंडरग्राउंड स्टेम्स कुछ जो हमारी होती है, राइजोम जो कि जिंजर हो गया, कुछ इस तरह के बल्ब्स हो गए, जो आपका जो बुके प्लांट होता है आपका, उसमें बल्ब्स होते हैं, ग्लैडुलाई,
कुछ कॉम्स होते हैं डहलिया वगैरह के, उनमें भी एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। प्रॉप रूट्स जो बनियान ट्री में होती है, जो स्टेम से आ रही है, वो भी एडवेंटिशियस रूट होती है। डिफरेंस सबको समझ में आ गया होगा टैप रूट और फाइब्रस रूट का। टैप रूट में जो प्राइमरी रूट निकल रही है, इट कंटिन्यूज टू ग्रो एंड इट रिमेन्स डिस्टिंक्ट। और फाइब्रस रूट में क्या होगा, प्राइमरी रूट की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी एंड इज नॉट डिस्टिंक्ट। चलो अब हम सबसे पहले फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम देखते हैं। पहले रूट सिस्टम का काम क्या होता है, जल्दी से सब लोग बताओ, रूट का काम क्या होता है? बोलो बेटा। मिनरल्स और हाँ, सही आपने बता दिया कि वो एंकरेज भी प्रोवाइड करता है, वो मिनरल वगैरह का वाटर का भी कंडक्शन कराता है, प्लस साथ में स्टोरेज ऑफ समटाइम्स, फूड। वेरी गुड, समटाइम जो आप बोल रहे हैं, समटाइम्स कुछ रूट जो है मॉडिफाई होके वो फूड स्टोरेज हाउस की तरह भी एक्ट करती है, स्टोरेज ऑर्गन्स की तरह से भी। जैसे कि हमारा एग्जांपल बताओ। मैम कैरेट, टर्निप, एस्पेरागस, स्वीट पोटैटो। बीट, है ना, स्वीट पोटैटो, कैरेट, रेडिश, टर्निप, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है, रूट सिस्टम जो है वो स्टोरेज हाउस बन जाता है। अच्छा, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लोटिंग है या सबमर्ज प्लांट्स है, तो उनको तो भाई अब एंकर किससे कराएंगे, हैं? पानी में क्या एंकरेज की जरूरत है, वो तो फ्लोटिंग है ही। तो वहां पे उन सब कंडीशंस में जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। तो उसमें कुछ एग्जांपल्स लिखिए। सेराटोफाइलम। अच्छा, हमेशा देखिए मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ लिखते हुए अंडरलाइन करना, अगर मैं बोटानिकल नेम लिख रही हूँ। अट्रिकोलेरिया, दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सेराटोफाइलम, एट्रिकोलेरिया। तो एक और काम होता है रूट का कि वहां पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की सिंथेसिस भी होती है। दे आर ऑल्सो द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो हार्मोन्स होते हैं वहां पे इनकी सिंथेसिस भी हो सकती है। अच्छा, रीजन ऑफ द रूट, रूट का रीजन देखते हैं हम लोग। एक रूट का हमने सेक्शन काट लिया है। तो ये जो हमारा ऐसे ये रूट, ये तो सबको समझ में आ रहा है, ये रूट कैप होगा, है ना? सबने तो बचपन से रूट Yes, सिस्टम, ma'am. शूट सिस्टम पढ़ा है। लेकिन फिर भी पढ़ना है कि जिसको नहीं आता है उसका मिस ना हो। अल्टीमेटली लॉस किसी का नहीं होना चाहिए। ये रूट कैप है। और देखो बच्चों, जिसको नहीं आता है वो आज ध्यान से समझ लो बिल्कुल। ये ऐसी चीज है जो कभी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी हम लोग हो जाएं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं भी, हमारे भी मन में पढ़ते पढ़ते बहुत डाउट्स होते हैं, तो हर डाउट को क्लियर करना है ना, ये नहीं कि झिझक में नहीं रहना है। ये क्या है, ये जो रीजन होगा रूट कैप से थोड़ा ऊपर, वहां पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा। ये क्या होता है अभी बताऊंगी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, अच्छा, उसके बाद क्या है, यहाँ पे
थोड़ी बड़ी रूट्स दिख रही होंगी ना? Yes, ma'am. Root hair. और यहाँ पे थोड़े छोटे, धीमे धीमे छोटी होती जा रही है। तो ऐसे क्या हो गया, ये रूट हेयर्स हो गए। रूट थी उसमें कुछ रूट हेयर्स की हम बात कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे थोड़ी बड़ी दिख रही थी, तो ये क्या है, रीजन ऑफ मैचुरेशन या फिर जोन ऑफ मैचुरेशन। अब ये जो बीच का रीजन है मेरिस्मेटिक Region- एक्टिविटी से elongation ऊपर, region. वो है इलोंगेशन रीजन। वेरी गुड, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ठीक है, रूट के जो टिप का एरिया है, हमने ये उस रीजन की बात करी है, पूरी रूट नहीं है ये, रीजन्स ऑफ द रूट टिप है ये। तो अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर ले। सबसे पहले हर रूट एक कवर्ड होती है उसके अपेक्स पे, यहाँ पे रूट कैप से, ठीक है, by a thimble-like structure called root cap. Root cap protects the delicate apex. जो नीचे का ये तिकोना एरिया है, रूट कैप उसको प्रोटेक्ट करता है। जो रूट कैप जो है, जो ये एपिकल रीजन है इसका, उसको एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, जिसे वी कॉल्ड एज रूट कैप। तो अगर ये डैमेज हो जाता है तो ये फिर से रिन्यू भी हो जाता है। इफ इट गेट्स डैमेज इट इज रिन्यूड अगेन। पॉइंट है ये एक। फिर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है जस्ट अबव द रूट कैप up to a few millimeters is the region of meristematic activity or region of cell division. The cells of this region consist of meristematic cells that keep dividing repeatedly and give rise to root cap as well as the next upper region. जो region of meristematic activity है, यहां से रूट कैप का भी हो सकता है और अपर रीजन्स का भी जर्मिनेशन होता है। इसी वजह से ना कहीं कहीं लोग इसको टोटीपोटेंसी, जो एक होता है ना, टोटीपोटेंसी पता है ना सबको, वो सेल्स जहां से जर्मिनेशन हो जाए प्रॉपर, अभी आप पढ़ोगे आगे टोटीपोटेंसी भी, तो उस तरह का रीजन से भी इसे सिमिली देते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को भी। So cells of this region are very small, thin-walled and with dense cytoplasm. फिर region of elongation आ गया। Just above the region of merismatic activity is the region of elongation. The cells in this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. यहाँ पे डिवीजन हो रहा था मेरिस्मेटिक एक्टिविटी में और यहाँ पे इलोंगेशन चल रहा है, क्योंकि ये लेंथ को इंक्रीज करने जा रहे हैं। रैपिड डिवीजन नहीं हो रहा है, रैपिड इलोंगेशन हो रहा है। अच्छा, फिर आ गया रीजन ऑफ एनलार्जमेंट। तो ये सबसे टॉप वाला रीजन है, इसके रीजन ऑफ इलोंगेशन से ऊपर है। तो सेल्स ऑफ द इलोंगेशन रीजन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, धीमे धीमे अपना मैच्योरिटी उनमें आती रहती है। फ्रॉम दिस रीजन रूट हेयर्स emerge out. Root hairs are delicate thread-like very fine structures that arise from the epidermal cells of this region. They absorb water and mineral
फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर्स का काम क्या होता है? वाटर, मिनरल, ये सब सॉइल से एब्सॉर्ब करना। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट देखते हैं हम लोग। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट में जैसे सबने बता ही दिया, एंकरेज है, वाइटल फंक्शंस बताए, स्टोरेज बताया। Let's see all this in detail. Excuse me. ये चार्ट बना लीजिए। Everybody make this chart along with me. तीन पार्ट में डिवाइड किया है, स्टोरेज ऑफ फूड में, मैकेनिकल सपोर्ट में और उसके वाइटल फंक्शंस में। मैकेनिकल सपोर्ट देने की बात आएगी तो हमारी एडवेंटिशियस रूट सामने आएंगी। और स्टोरेज ऑफ फूड की बात आएगी तो टैप रूट भी आएगी और एडवेंटिशियस रूट भी आएगी। टैप रूट को चार तरह से डिवाइड कर दिया गया है। अलग कलर से लिख देती हूँ सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। दिख रहा है ना ये? फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कॉनिकल, ट्यूबरस। एडवेंटिशियस में भी tuberous, fasciculated, nodulose, beaded, annulated। अभी सब बताऊंगी। प्रॉप रूट्स तो सबको पता है, बनियान ट्री से हैंग करती है। फिर आ गई स्टिल्ट रूट, ये भी किसी को पता ही होगा। देन क्लाइंबर्स में जो होती है। देन बट्रेस रूट्स। वाइटल फंक्शंस में अगर फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दें तो एक हमारी टू रूट्स हो गई जो कि फाइब्रस थी। उसमें क्या था? नोड्यूलेटेड और रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी रूट्स की भी बात आएगी तो वो फाइब्रस रूट्स होंगे। एडवेंटिशियस रूट्स में वाइटल फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करें तो, सॉरी ये सही नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस पेज पे ले जाऊं।
दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? Yes, ma'am. नोट कर रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सकिंग रूट्स. अच्छा, तुम लोग क्या कुछ जेनेटिक कोड वगैरह वाला चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हो? कुछ ऐसा है क्या? तो बच्चों बोलो बेटा. हम्म. आई हैव हर्ड समथिंग कि कुछ तुम लोग को जेनेटिक कोड्स पढ़ने हैं या क्या? एनीथिंग लाइक दिस? जेनेटिक कोड्स किस चीज के लिए सर? कुछ ऐसा है क्या तुम लोग को वो जेनेटिक कोड वाला चैप्टर पढ़ने का मन है? यू हैव आस्क्ड योर मैम समथिंग, एनीथिंग लाइक दिस? मैम अभी नहीं मैम, मैम जो पढ़ा ही होगा क्या बेटा? ना मैम, अभी मैम पढ़ाना है मुझसे नहीं बोले। ऐसा मैम बोला आप अभी लोग ने क्या कि आप लोग को पढ़ना है या एनीथिंग कुछ लाइक नहीं, दिस? अभी अभी तो प्लांट्स पढ़ने का मूड है। नो मैम. नहीं ना, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. मैंने कुछ सुना कि बच्चे बोल रहे हैं जेनेटिक कोड्स पढ़ने गए कुछ. ऐसा तो कुछ नहीं ना. अभी तो जो हमारा चल रहा है वो ठीक चल रहा है ना? यू पीपल आर सेटिस्फाइड ना? यस मैम. यस मैम. यस मैम। बॉटनी समझ में आ रही है ना? यस मैम। यस मैम. यस मैम. ठीक से या बस यस मैम वाली? मैम अच्छे से. अच्छे से आ रही है? चलो ठीक है. एनी डाउट्स यू विल हैव टू दिस वीक वी हैव द डाउट क्लास. और जो भी हमारा बचा खुदा भी है ना वो भी सब पूरा करेंगे. क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग वी विल डू दिस वीक. इसीलिए मैंने स्पेशली बोल के डाउट क्लास रखवा ली है कि भाई डाउट क्लास बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास सिलेबस भी बहुत ज्यादा है ना. सकिंग रूट, एपिफिटिक रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स, ये सब फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. ये एक टेबल बना लो तुम लोग, अपने पास ही रहेगा. फिर ऐसे एग्जाम्पल्स जैसे आते भी है ना तो तुम लोग फटाफट मैच कर लोगे कि ये कैसी कैसी रूट थी. ये माइकोरेजल और लीफ रूट्स भी मतलब इसी के नीचे लिखना था बट स्पेस कम होने की वजह से मैंने ऐसे लिख दिया है. ये पहले बना लिया सबने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. यस मैम. तो ट्रू एक Yes, तरफ ma'am. वाइटल फंक्शंस वाला जो था ना, ट्रू रूट्स को हमने फाइब्रस से डिवाइड किया था. और एक चीज यहाँ पे लिखनी थी, यहाँ पे जैसे ये ट्रू रूट्स था ये फाइब्रस, उसके अंदर ये नोड्यूलेटेड रेस्पिरेटरी दो टाइप्स आ गई थी. और जो दूसरा वाला दिया था ये चीज, ये यहां पर लिखना था मुझे एडवेंटिशियस. एडवेंटिशियस ठीक है. तो एडवेंटिशियस रूट्स के अंदर ये पूरा नहीं आ जाएगा. तो एक एक करके हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं. हो गया? बढ़ू आगे? प्रोसीड करूं? एक मिनट ठीक है, कर लो. देखो एक बार ऊपर से देख लो जिसका जो भी छूटा है ये.
चल, अब हम लोग क्या है टैप रूट का ये जो फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म, कैनिकल, ट्यूबरस, सबसे पहले यही बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज दिख रही है, इसे देख लेते हैं पहले। अब फ्यूजिफॉर्म का फीचर क्या है, पहले तो ये देखो भाई। फ्यूजिफॉर्म फ्यूजिफॉर्म एक टैप रूट है, ये तो तुम लोगों ने नोट ही कर लिया है ना। अब एक हमने बोला फ्यूजिफॉर्म, मतलब ये स्टोरेज ऑफ फूड में काम आ रहा है, तो ये कैसा होगा? फ्यूजिफॉर्म में सोलन रूट टेपरिंग एट बोथ एंड्स, जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो तो उससे फ्यूजिफॉर्म कहा जाता है। अभी सब बच्चे बताएंगे मुझे। मैंने ऐसे ब्लैक, वेरी गुड, ब्लैक से बना दिया था क्योंकि व्हाइट से बनाते तो दिखता नहीं आपको। तो फ्यूजिफॉर्म किस में हो गया? रेडिश में। रेडिश में। तो फ्यूजिफॉर्म ऑफ रेडिश, दोनों एंड टेपरिंग। ये एक क्या है? टैप रूट है, फ्लैशी रूट है, और उसमें ये जो लगी हुई है टैप रूट कैसी है? इनकी फ्लैशी है। जो लगी हुई है सेकेंडरी रूट्स है ना, उनका रोल क्या होगा? अब वो एब्जॉर्प्टिव है, जो मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने वाला है वो इनमें हो गया। फ्यूजिफॉर्म क्लियर? दूसरा क्या है? नेपिफॉर्म, है ना। नेपिफॉर्म ये कैसी होती है? लार्ज swollen at the upper end and tapers sharply at the lower end. ऊपर की तरफ तो गोल मटोल और नीचे की तरफ नुकीली। तो भाई जल्दी से बताओ ये क्या होगा? वेरी गुड। इसमें भी वही काम। ये तो हो गया, ये मोटा सा, मैंने गलत लिख दिया, टर्निप, ठीक है। टर्निप हो गया, ये जो भी इसका निकल रहा है ऊपर ग्रीन लीफी। तो टैप रूट फ्लैशी और सेकेंडरी रूट्स अब्जॉर्प्टिव। स्ट्रक्चर कैसा? नेपिफॉर्म। इसे क्या देते हैं? नेपिफॉर्म ऑफ टर्निप, फ्यूजिफॉर्म ऑफ रेडिश, ऐसे भी याद रखते हैं। नेपिफॉर्म ऑफ टर्निप, फ्यूजिफॉर्म ऑफ रेडिश। अब तीसरा शेप हमारा क्या था? तीसरा क्या शेप था? हम कोनिकल। कोनिकल। क्या बना रही हूं? कैरेट। कैरेट। तो क्या हो गया? कोनिकल रूट ऑफ कैरेट, कोनिकल कैरेट। ओके, यहां पे भी वही सी, एब्जॉर्प्टिव ये हो गया, स्टोरेज ये हो गया, डन। ये सब टैप रूट्स हैं, ये स्टोरेज है पर ये क्या है? रूट्स है। कुछ एक ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है जो बड़ा अच्छा सा नहीं लगता है, स्वीट पोटैटो। नहीं बेटा, मिराबिलिस। 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 ये क्या होती हैं? ट्यूबरस, थिक
and fleshy root without any particular shape. ये मैंने बनाई है मिराबिलिस की। और ट्यूबरस रूट अभी जो आपने बताई स्वीट पटाटो में भी होती है, लेकिन वो टैप रूट नहीं होती है। ठीक है, अभी जो हम एग्जांपल दे रहे हैं वो किसके दे रहे हैं? टैप रूट्स के। तो बिल्कुल अपने माइंड को क्लियर रखिए कि स्वीट पोटैटो टैप रूट नहीं है। ये ऐसे एक खुरदुरा टाइप का स्ट्रक्चर है, ये थिक एंड फ्लेशी रूट विदाउट एनी पर्टिकुलर शेप। मिराबिलिस मतलब जो फोरोक्ला प्लांट होता है ना, उसकी रूट है ये हो गया। अब हम लोग मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स पे चलते हैं। चेंज कर दिया है पेज, सबको दिख गया था ना? मैम एक छूट नेपी फॉर्म वाला। हो गया मैम। ठीक, ठीक, इनका मॉडिफिकेशन देखते हैं। इनमें क्या क्या बताए थे मैंने नाम? ट्यूबरस, फेसिकुलेटेड, नोडुलोस, नोडुलोस, beaded, beaded, एन्यूलेटेड। अब ये देख ले हम लोग क्या होते हैं। अभी जो बेटा आपने नाम बता दिया था ना, वो यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्यूबरस, लेकिन वो tuberous में एडवेंटिशियस था। sweet potato. वेरी गुड है, स्वीट पोटैटो आएगा यहाँ पे। ये फाइब्रस होते हैं। स्वीट पोटैटो मतलब एक कभी नहीं निकलती है, जब निकलती है तो, है ना, ऐसे ऐसे करके निकलेंगे। ये क्या हो गई? इसकी स्टेम हो गई, लीफ तो है ही। ये कुछ और उसमें से एब्जॉर्प्टिव रूट्स निकल रही हैं। ये स्टोरेज हो गया। और ये क्या है? ट्यूबरस है प्रॉपरली, लेकिन ये एडवेंटिशियस है। कैसे है? यहाँ पर ये फाइब्रस वाली कैटेगरी में आ रहा है, इसलिए इसे एडवेंटिशियस डाल रहे हैं। उसके बाद दूसरा बताया था फेसिकुलेटेड। अच्छा, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स में तो ये बोलते हैं कि जो एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉर्मली फाइब्रस रूट्स। ठीक है, ये बात भी हमेशा याद रखिएगा कि एडवेंटिशियस रूट्स आर नॉर्मली फाइब्रस रूट्स that help the plant spread in a large area of the soil. They are modified for support, storage, assimilation and important functions. तो ट्यूबरस रूट्स में हो गई swollen root without any shape, या उसे ट्यूबरकुलर रूट भी कह देते हैं। प्रोड्यूस्ड सिंगली, नेवर इन क्लस्टर। सिंगली, नेवर इन यानी कि गुच्छों में निकल रही है। एग्जाम्पल था स्वीट पोटैटो। फिर उसके बाद फेसिकुलेटेड रूट। देन इसमें जैसे वो प्रोड्यूस सिंगली हो रही थी, ये प्रोड्यूस इन क्लस्टर आएगा। डहलिया जो हमारा फ्लावर प्लांट Yes, होता है, ma'am. आजकल मौसम भी है, Asparagus. हाँ, उसमें आ गई फेसिकुलेटेड रूट, डहलिया और एस्पैरागस में।
ठीक है। देन नोड्यूलोस रूट, इसमें सबको समझ में आ रहा है कि नोड्यूल से बन के आएंगे। स्लेंडर रूट्स दैट बिकम सडनली swollen at और नियर द एपेक्स, नीचे की तरफ रूट कैप वाले रीजन में जाके, रूट तो नॉर्मल आ रही थी और आते आते ये रूट आ रही थी नॉर्मल, और नीचे आते आते कुछ हो गया, दिल कर गया भाई कुछ ज्यादा खा लिया, ज्यादा पी लिया, क्या किया कि सडनली दे बिकम नोडुलेटेड। तो ये जो रूट्स का ये जो सोलन रूट्स है, इसमें क्या हो जाएगा, फूड रिजर्व होगा, ज्यादा खाएंगे पिएंगे तो फूड रिजर्व होगा, ये कुछ कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए हो जाएंगे। ये क्या है, नोडुलोस रूट। एग्जाम्पल टर्मरिक, हल्दी आपका, कुरकुमा, कुरकुमा वर्ड से भी बोलते हैं टर्मरिक। देन आपका बीडेड रूट, बीडेड रूट कैसी होगी, लेट्स सी दिस, बीडी स्ट्रक्चर बन जाएगा। रूट हेयर्स भी थोड़े बहुत, इसमें भी सोलन रूट्स फॉर फूड रिजर्व, ठीक है। बीडेड रूट का एक और नाम मोनिलीफॉर्म, मोनिलिफॉर्म, मोनिलीफॉर्म, मोनिलीफॉर्म रूट। ये आपकी हो गई बीडेड रूट। एग्जाम्पल मैम ग्रेप्स, वाइटिस, मैम मोमोडिका, मोमोटिका, जो करेले आपका भी बोलते हैं ना, बिटर गोट, करेला, या फिर जो हम लोग इंडियन स्पिनच खाते हैं, पालक जो हमारी, वो। Annulated roots, roots have series of rings like swelling all over the root, जो उनकी रूट है उनके ऊपर सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्वेलिंग रहेगी ऑल ओवर द रूट। एग्जाम्पल रहेगा इपिकाक। अच्छा, मैकेनिकल सपोर्ट वाला भी देख लो, जहां पे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो देखा जाए क्विक क्विक। आज तो लग रहा है रूट ही सिस्टम पूरा हो जाए, वही बड़ी बात होगी। जल्दी से देखो भाई तुम लोग, क्रॉप रूट्स, क्रॉप रूट्स किस में देखी थी, बनियान में, ट्री में थी। एग्जाम्पल आता है कि ग्रेट बनियान ट्री इन कोलकाता is supposed to be 200 years old and has about 1600 crop roots
forming a crown of 404 मीटर in circumference। ये याद रख लेना, ग्रेट बनियान ट्री कोलकाता का। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं क्रॉप रूट के? दीज आर मैसिव रूट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम एंड एरियल ब्रांचेस। ऊपर से आते हैं, स्टेम से आते हैं, तो कौन सी होंगी? एडवेंटिशियस रूट्स कैटेगरी में होंगी। दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। ये रूट्स क्या हो रही हैं? डाउनवर्ड आ रही हैं, मतलब ग्रेविटी के साथ आ रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं आ रही है, लेकिन स्टेम से आ रही है, एरियल रीजन से आ रही है। Supporting the branches or the pillar as a whole often look like pillars and allow the tree to grow in large area. Crop root. ये जो बनियान ट्री था आपका, ये ऐसे हो गया मान लीजिए, एंड दिस बहुत बड़ा सा है, एंड तो ऐसे ऐसे से रूट्स आ जाएंगे नीचे एंकरेज के लिए, ठीक है। कुछ थोड़ी छोटी होंगी, कुछ अभी लंबी हो चुकी होंगी, और ये भी आके नीचे सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो रूट्स आ रही हैं, दिस इज द क्रॉप रूट, बनियान में देखा गया। देन स्टिल्ट रूट मैंने बताया था, मैंने मैकेनिकल सपोर्ट पे एक और चीज बताई थी, शुगर केन और मेज में। वेरी गुड, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट किस लिए होती है? सपोर्ट के लिए होती है। सम प्लांट डेवलप small cluster of aerial roots from the lower nodes of the plant near the base. They grow obliquely and support the plant as stilts. तो वो आपकी शुगर केन में आती है, मेज में आती है, कैसी दिखेगी? मेज की देखते हैं। ये नोड है, नीचे वाली जो नोड थी वहां से ये बहुत सारी निकल आएंगी, बाकी जो रूट गई है वो गई है। फिर क्लाइंबिंग रूट। क्लाइंबिंग रूट जैसे सबको पता है, क्लाइंबर्स वाले में बीटल, पान का पत्ता जो होता है, देयर यू कैन गेट, यहाँ से लीफ जा रही है, उसके नीचे से ये रूट निकलना स्टार्ट हो जाएगी, इसी पे जाके ये अटैच कर जाती है मनी प्लांट की पत्तियां, ठीक है। सर्टेन प्लांट्स विद वीक स्टेम प्रोड्यूस रूट। स्टेम से ये रूट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये पान का पत्ता था, उनके स्टेम से ये निकल के किसी भी चीज पे जाके चिपक जाता है। प्रोड्यूस रूट फ्रॉम द नोड्स एंड इंटरनोड्स सो एज टू सपोर्ट। इनकी स्टेम यहाँ मोटी करके दिखाई गई है, पर ये पतली है ये, so as to support the plant in climbing to nearby object. These roots often secrete a kind of sticky juice which quickly dries up in air to adhere firmly, hence are also called as clinging root. Climbing के अलावा ये clinging भी होती है, चिपक जाती है। Okay, then buttress root. Buttress root क्या होती है? In certain trees, some of the stout around, इसका क्या एग्जाम्पल था? Beetle. Clinging. In certain trees, some of the stout roots around the base of the main trunk show prolific abnormal growth and look like plants. They grow obliquely downward and give support to huge trunks of trees. ऐसे जो कोई कोई बड़े बड़े ट्रीज होते हैं ना, तो उनमें हम लोगों ने ऐसे करके चौड़ा सा अलग सा भी स्ट्रक्चर देखा है ना, किसी किसी ट्री में वो लगेगा कि कभी कभी अलग से पूरा बॉडी पूरा नजर आने लगता है, तो वो रूट्स की वजह से ऐसे होता है, वहां पे बट्रेस रूट्स होती हैं। तो ये हो गया
मॉडिफिकेशन यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हो गया। वाइटल फंक्शंस में हमने देखा था नोडुलेटेड रूट्स होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी, तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोडुलेटेड रूट्स आती हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम वाइटल फंक्शंस पे आ गए हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो नोड्यूल होता है मोस्टली उसमें एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम। डन। ज्यादातर फैमिली फेबेसी में होता है, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है लेग्यूमिनस प्लांट की। पी ग्राम पीनट फेबेसी के मेंबर्स की बात हो रही है। फिर आ गई रेस्पिरेटरी रूट्स या फिर न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स का काम क्या है? जो प्लांट्स मार्शी एरियाज में, बोलो बोलो। रेस्पिरेशन ना उसके लिए यूज होता है। हाँ, जैसे कि ये प्लांट है, सॉरी ट्री है, ये मार्शी एरिया में रह रहा है, यहाँ पे कीचड़ विचड़ है कुछ, तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे कहीं कहीं पे ऐसे अंदर से रूट्स निकली रहती हैं, ताकि उनका जो पानी ज्यादा ज्यादा हो जाता है कुछ ना, और पास में कुछ सॉल्ट की लेक बह रही है, ये वर्टिकल ब्रांचेस की तरह अंडरग्राउंड रूट की वर्टिकल ब्रांचेस की तरह ये न्यूमैटोफोर्स जमीन से बाहर आ जाती हैं। So plants growing in marshy places and salt lake develop roots that grows vertically upward from the underground root of the plant. They appear like conical spikes coming out of water. ये water होता है, and they have numerous pores that help in respiration, that is through which air is taken in. Example था सब लोग देख और समझ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं ना एकदम सो गए हो तुम लोग, एकदम मैम आज लोरी दे रही हैं। No, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स में क्या हो जाएगा? अब जो बचपन से जानते आ रहे हैं, सकिंग रूट्स ऑफ हॉस्टोरिया। बोलो बोलो बोलो। एक क्या हो गया? सकिंग रूट और हस्टोरिया, और दूसरा क्या हो गया? एपिफिटिक रूट्स हो गया, और क्या हो गया? रेस्पिरेटरी रूट्स। एक रेस्पिरेटरी रूट्स थी जो कि न्यूमैटोफोर्स थी, जो कि मॉडिफाइड ट्रू रूट्स की हम बात कर रहे थे अभी, जो हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने रूट नोड्यूल अभी आपको बताया और न्यूमैटोफोर बताया। दीज वर फाइब्रस रूट्स थी ये, लेकिन ये एक तरह का ट्रू रूट था, जो कभी ना कभी एटलीस्ट रेडिकल से आया था, फिर रेडिकल खत्म हो गया तो आ गया, तो ये ट्रू रूट्स हुए। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं, ये हम एडवेंटिश जो कि कभी भी रेडिकल से नहीं आया उनकी बात कर रहे हैं, यानी कि एडवेंटिशियस रूट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उनके
उनके मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम। केस में हॉस्टोरिया आ गया, एपिफिटिक रूट आ गई, रेस्पिरेटरी रूट्स आ जाएंगी इसमें भी, एंड एसिमिलेटरी रूट्स आ जाएंगी, जो भी सब लिखवाया था, एंड माइकोरिजल भी आ जाएंगी, और लीफ रूट्स भी आ जाएंगे, ये सब आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देख लें, न्यूमैटोफोर्स हमें पता चल गया। और क्या होता है, सकिंग रूट्स होती हैं या फिर सकिंग रूट्स होती हैं। सकिंग रूट्स क्या करती हैं, कोई पैरासिटिक प्लांट में होती हैं, जैसे कि कस्कटा रिफ्लेक्सा जो आपका डॉटर प्लांट होता है। These are roots given out by parasitic plants. They penetrate into tissue of host plant. किसी और के ऊपर चढ़ जाते हैं properly इनकी roots and absorb food by sucking through these roots. These roots are called sucking roots or Haustoria roots. Example आगे लिख देती हूँ, कस्कटा डॉटर, या कोई ज्यादा जानना चाहे तो कस्कटा रिफ्लेक्सा भी होता है ये। Then comes the epiphytic roots. These are aerial roots given out by plants that grow on branches of trees. The hanging roots do not draw nutrition but absorb moisture from the surrounding air. The roots are surrounded by a spongy tissue, velamen. Epiphytic के ऊपर एक spongy tissue surround करता है, जिसे क्या कहते हैं, velamen. That helps to absorb moisture, absorb करती है ये. These roots often turn green and carry photosynthesis भी sometimes करती हैं. ये कहाँ से आ रही हैं ये roots? Aerial roots होती है ना, plant that grow on branches of trees. ट्री की जो ब्रांच थी उसके ऊपर अगर कोई प्लांट आपका ये ग्रो कर गया है तो वो समटाइम्स ऐसे ऐसे रूट्स दे देते हैं। तो वो एब्जॉर्ब कुछ नहीं कर रही है, ये यहाँ का कुछ इसका मतलब एज अ पैरासाइट नहीं है ये हॉस्टोरिया, तो ये मतलब ये पैरासिटिक प्लांट में था, है ना। लेकिन इसका काम क्या है, एयर एब्जॉर्प्शन, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। एयर नहीं, प्रॉपर टर्म मॉइस्चर होगा, इनफैक्ट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द विंड। तो ये, और इन पे के जो स्पंजी टिश्यू है उसे क्या कह रहे हैं, वेलामेन, ये याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है ऑर्किड्स, उसमें भी एग्जाम्पल वैंडा। देन रेस्पिरेटरी रूट्स बता दी, इन वो न्यूमेटोफोर्स वाली। अब ये क्या है, इन सर्टेन एक्वेटिक प्लांट्स द फ्लोटिंग ब्रांच। अच्छा ये थी कभी कभी ये ग्रीन भी हो जाती है ना, समटाइम दे टर्न ग्रीन आल्सो, और ये ऐसे आपका फोटोसिंथेसिस भी करने लग जाती है समटाइम्स। अब रेस्पिरेटरी रूट्स की बात करें, in certain aquatic plants the floating branches develop the soft, light, spongy and colorless roots. वो जो कुछ हमारे जो फ्लोटिंग वाले जो थे उनमें कुछ कलरलेस रूट्स भी रहते हैं, and these roots are above the surface of water. जो ट्रापा है आपका, सिंघाड़ा जो होता है ट्रापा, उसमें भी ऐसी कलरलेस सी रूट्स आती है, and they store air. They help in respiration and act as floating organ. Example लिख लीजिए respiratory root का, ये aquatic plant होता है जुजिया। Then assimilatory roots. Assimilatory roots matlab they are going to assimilate something, means they are going to photosynthesize.
ठीक, इन प्लांट्स लाइक टीनोस्पोरा, this root is present, and some orchids that climb on neighboring trees. Long, slender, hanging roots develop chlorophyll and turn green. They carry photosynthesis and provide food to plant. The submerged roots of water chestnut trapa also turn green and photosynthesize. जो ट्रापा की सबमर्ज रूट्स होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं और इसकी भी करती हैं, ऑर्चिड्स की भी कुछ करती हैं, और टीनोस्पोरा लिखा ही है। जो एपिफिटिक ऑर्चिड्स होती हैं, जो भी बताया कि कब समटाइम्स ग्रीन हो जाती है, तो वो भी एसिमिलेटरी का फंक्शन करने लग जाती है। हर रूट सेम ऑलवेज सेम फंक्शन करे नहीं है, कभी कभी वो ऐसा एपिफाइड एक्ट कर रहे हैं, समटाइम्स वो ग्रीन हो गए, जैसे यहाँ बताया था, तो वो एसिमिलेटरी हो गई। देन माइकोरिजल सबको पता है, एसोसिएशन होता है आपका जिम्नो वाले में विथ किससे, विथ फंजाई, फंगल हाइफी के साथ। So roots of certain higher plants occur in association with fungal hyphae. ठीक है, पाइनस इसका एग्जाम्पल सबको पता होगा। Do I need to write again? Then comes the leafy roots, जैसे कि हमने ब्रायोफाइलम देखा है। ब्रायोफाइलम a cluster of root develops in the leaf notches. कभी कभी वो ऐसा हमारे पास पौधा होता है ना, जिसे हम अजूबा बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि इसका पत्ता डाल दो और ये उग जाएगा, है ना, मोटा सा, और उसमें रूट्स निकल आ जाती है। तो क्लस्टर ऑफ रूट्स डेवलप इन द ये आपका पत्ता था प्रॉपर, और उसमें जब उसको सॉइल मिली देन रूट्स आ गई। तो क्लस्टर ऑफ रूट डेवलप्स इन द लीफ नॉचेस अलोंग द मार्जिन ऑफ लीफ, दे ओरिजिनेट अलोंग विद द शूट बड, सच अ बड विद लीव्स एंड रूट्स कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ये सब हो गया आपको, सारा स्टोरेज, मैकेनिकल, वाइटल, ये सब समझ में आई गेस आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्टेम। ये रूट का सब आप याद करके आएंगे, हम स्टेम देखेंगे, स्टेम के मॉडिफिकेशंस देखेंगे, देन लीफ भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करेंगे कि स्टेम और लीफ को कंप्लीट करें बिल्कुल अच्छे से। क्या है फाइलोटैक्सी, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा रह जाएगा नेक्स्ट क्लास में स्टेम लीफ तक आ जाएगा। 3 क्लासेस लगी है ना इस वीक आपकी। शेड्यूल नहीं मिला शायद, जोर से बोलिए। मैम शेड्यूल में शायद नहीं मिला। अच्छा, शेड्यूल अभी नहीं मिला, अच्छा। तो जैसे लास्ट वीक थी ना, उसी तरह से लगी हुई है आई गेस। एक बार फिर भी अपने आप शेड्यूल से, टाइम टेबल से मैच कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ते हैं आज, नहीं तो सब हॉच पॉच हो जाएगा। रूट आज हमारी हो गई है ना, रूट हुई, और आपने बिगिनिंग ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ा। आज 2 चीज पढ़ी ना, 2 टॉपिक कंप्लीट किए। यस मैम। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेम पढ़ लेंगे, रूट सिस्टम, स्टेम पढ़ लेंगे और लीफ पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके। उसके बाद क्या है ना, स्टेम और लीफ अगर हम पढ़ लेंगे, फिर हमारे नेक्स्ट जो 3rd क्लास आएगी उसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट करेंगे 3rd क्लास में। हम इन्फ्लोरेसेंस और फ्रूट करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है ये, और अगर टाइम मिलेगा उसमें तो सीड करेंगे, अदरवाइज सीड को हम आपके सीड और जो आपकी सेलेक्टेड फैमिलीज है ना, ये हम डाल देंगे आपके डाउट क्लास के लिए, ठीक है। तब जाके आपका चैप्टर कंप्लीट होगा।
डाउट क्लास में 2 आवर्स होते Okay, हैं, ma'am. उतने तो आप डाउट लाते नहीं हो कोई। मेरे बच्चे तो बॉटनी में डाउट्स ही नहीं लाते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक हम लोग आपका ये एनाटॉमी पे आ जाएंगे। तो मॉर्फोलॉजी वाला बहुत लंबा सा है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजेदार है, लेकिन ये काफी लंबा है। और अगर छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो फिर कोई फायदा वायदा है नहीं, कुछ याद रहेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो अल्टीमेटली डीप से पिक होता है ना, वो याद रखना है तुम लोग। ये वेलमेन, तू मेरा दिल कह रहा है कि ये पूछा जा सकता है। स्पंजी टिश्यू हो जाता है ना एपिफिटिक पे। जितना भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर हर चैप्टर से तुम 2-2, 3-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने के लायक हो जा रहे हो, यानी अल्टीमेटली तुम्हारे 45 में से तुम बहुत कुछ करने जा रहे हो, तो समझो तुम्हारी मेहनत जो है एकदम से बहुत ही पॉजिटिव साइड में जा रही है। अभी तो जितने क्वेश्चन सब सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम की बात कर रही हूँ, कि वहां पे इतने इतने क्वेश्चंस अगर निकाल ले रहे हो हर चैप्टर से, तो हर चैप्टर को डीपली पढ़ने का हमें अल्टीमेटली फायदा मिल जाएगा। तो आज वाला सब क्लियर है ना? यस मैम। अभी पढ़ने का मन है या मैम आज क्लास? स्टिल रूट का शुगर केन और सेकेंड एग्जाम्पल क्या था? मेज मिस मेज ओके। भुट्टा। एक बार ऊपर से दिखा दे, यहाँ से। ये फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म, कोनिकल, ट्यूबरस, ये ट्रू रूट्स आपका टैप रूट सिस्टम की बात थी है। फिर आ गई थी एडवेंटिशियस, इसमें एक एक अलग अलग ये आपकी ट्यूबरस रूट स्वीट पोटैटो की, और जब ये बंच में आ रही थी तो फेसिकुलेटेड रूट्स डहलिया एस्पैरागस की। फिर आके नीचे ये सोलन रूट फूड रिजर्व बना ले रहे थे आपके कुरकुमा हल्दी में, और अगर बीटेड बना ले रहे थे तो मोरमोडिका इंडियन स्पिनच में। देन मैकेनिकल सपोर्ट वाली हम बात पे आए थे, तो क्रॉप रूट आपने देखी थी बनियान ट्री में, स्टिल रूट आपने देख ली थी मेज में, शुगर कोइन में, और बीटल में क्लिंचिंग या क्लाइंबिंग रूट देखी थी। देन हम नोडुलेटेड रूट पे आए थे, ये फाइब्रस रूट की बात थी। फेबेसी फैमिली के रूट नोड्यूल एग्जाम्पल किसके साथ होता है, किस बैक्टीरिया के साथ? राइजोबियम। और न्यूमेटोफोर्स जो नीचे से निकल के आ जाती है कीचड़ वाले मार्शी एरिया में, इसमें तो राइजोफोरा। न्यूमेटोफोर्स है तो राइजोफोरा। देन सकिंग रूट्स, समटाइम राइजोफोर भी बोलते हैं इन्हें, देखिएगा कहीं। सकिंग रूट्स में आपने एडवेंटिशियस रूट्स में हम आ गए थे, ये वो आपने देखी थी कि हॉस्टोरिया में, यानी कि कस्कट्टा रिफ्लेक्सा जो था, एपिफिटिक वेलामेन होता है उसमें, ऑर्चिड्स यानी वैंडा में कभी कभी एसिमिलेटरी भी बन जाती हैं। फिर रेस्पिरेटरी हमने देखी थी जूजिया, जो कि फ्लोटिंग आपके प्लैंक्टॉन्स होते हैं, उनमें ऊपर जो रहती है, नॉट द सबमर्ज, जो फ्लोट कर रही होती है रूट, उसकी बात थी यहाँ पे। एसिमिलेटरी में टीनोस्पोरा भी था, ट्रापा ट्रापा भी था। एक एसिमिलेटिंग का स्ट्रक्चर, ये ट्रापा ऊपर लगा हुआ है ऐसे करके, उसकी लीव्स है और उसमें ऐसे रूट्स आ जाती हैं, ये ग्रीन रूट्स आती हैं। ये इसकी जो ग्रीन रूट्स होती हैं, ये इसकी एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं। अच्छा, कसकट्टा तो सबको पता ही है, किसी के सहारे ऐसे ऐसे करके चढ़ता है ना, डंडी जा रही है तो उस पे लपट के चढ़ जाएगा। चलो, तो आई गेस एंड आई होप कि आज की क्लास क्लियर हो गई है। At this notion, we should conclude our class for today. Complete कर दें, finish कर दें क्लास। यस मैम। ब्रायो Yes, फाइबर ma'am. पता है ना?
ब्रायोफाइलम किसका एग्जाम्पल है? लीफ रूट्स। हम्म, लीफ रूट्स। हाँ, रूट्स अलोंग द लीफ मार्जिन, और वहीं से फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्री, न्यू प्लांट। कोई बात नहीं मांजनी, बेटा नेक्स्ट क्लास को टाइम से ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपका अल्टीमेटली लॉस हो जाता है ना। देन ब्रायोफाइलम हो गया, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश टॉपिक थर्सडे। ओके, सो गुड बाय बच्चों, थैंक यू मैम। Bye, do well in ma'am. your studies, best of luck for your studies, so bye bye.